व्यूअर्स, आज हम एक नई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी पे गुफ्तगू करेंगे जिसका नाम है रीट यानी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। हमारे साथ तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं ये रीट होता क्या है। रीट इसकी सबसे पहली कंपनी कौन सी है? रीट के बारे में ऐसा जो आईपीओ के जरिए लिया जाता है तो ये की तरफ से कि क्या ये इस्लामिक प्रोडक्ट कह सकते हैं हम इसको या मेरे ख्याल से हमें रीट की अकसाम बतानी चाहिए कि रीट कितने किस्म के होते हैं। ठीक है। इस साहब ये रीट में इन्वेस्टमेंट के क्या फायदे? खालसा इसमें तीसरा अगर मैं इसमें आपका बेनिफिट देखूं तो लिक्विडिटी है। इसमें लिक्विडिटी भी आप जिस वक्त चाहते हैं ये जो आपके यूनिट्स है वो मार्केट में बिक जाते हैं। तो आप जिस वक्त मार्केट रेट नीचे की तरफ आ रहे होते हैं तो उस वक्त इसमें इन्वेस्टमेंट करना भी खासा फायदेमंद होता है जब आपके मार्केट के रेट गिर रहे हो। दूसरा आपका रिस्क हो गया आपका लिक्विडिटी रिस्क। आप कैसे हमारे पाकिस्तान में ये बाज़ दफा हो जाता है कि आप सब कुछ। अच्छा मुस्तफा साहब, ये ओवरसीज पाकिस्तानी भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं? जी बिल्कुल। अच्छा मुस्तफा साहब, ये जो डॉलर माल की इनकम है ये टैक्सेबल है? खालिद साहब इससे बड़ा फायदा जो मैं आपको बता दूं रेंट इसमें मैं आगे अब आप बताऊं कि ये इनकम जो है ये शरिया कंप्लाइंट है। ये एक बेहतर इन्वेस्टमेंट हो सकती है, खास तौर पे इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से। ये अस्सलामुअलैकुम इन्वेस्टमेंट ग्रुप व्यूअर्स, क्या हाल है आपके? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज हम एक नई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी पे गुफ्तगू करेंगे जिसका नाम है रीट यानी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। हमारे साथ हमेशा की तरह मुस्तफा साहब हैं जो इस पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। हमारा इनसे सवाल है सबसे पहले कि रीट है क्या? अस्सलाम व्यूअर्स, क्या हाल है आपकी? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसे आज खालिद साहब ने नया टॉपिक आपको बता दिया है, रीट रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के बारे में आज हम तफसीली गुफ्तगू करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं ये रीट होता क्या है। रीट भी एक म्यूचुअल फंड की एक तरह की किस्म ही है जिसमें इन्वेस्टमेंट इन प्रॉपर्टीज की जाती है। इसमें या तो प्रॉपर्टीज खरीदी जाती हैं और उनको फिर रेंट आउट किया जाता है, तो उससे आपकी जो रेंटल इनकम आती है वो फिर इसके यूनिट होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट होती है, या इसमें आपकी कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी की जाती है और उस कंस्ट्रक्शन के बाद जब वो फाइनल हो जाती है और फिर जब वो सेल किया जाता है तो इससे जो इनकम हासिल होती है वो अपने यूनिट होल्डर्स में डिवाइड की जाती है। तो बेसिकली ये एक म्यूचुअल फंड है जो कि आपके प्रॉपर्टीज में इन्वेस्टमेंट करता है और इससे जो इनकम आपको हासिल होती है वो आपके यूनिट होल्डर्स में तकसीम की जाती है। इस वक्त पाकिस्तान में जो है कोई खास बहुत ज्यादा काम नहीं हो रहा, सिर्फ एक या दो कंपनीज ही हैं जो रीट कर रही हैं या इस इन्वेस्टमेंट की हुई है और उसका रिटर्न लोगों को मिल रहा है। जी खालिद साहब। अच्छा, इसकी सबसे पहली कंपनी कौन सी? रीट के बारे में आपको बताना चलूं, ये सबसे पहले जो एसएससीबी ने इसके जो रूल्स एंड रेगुलेशन जो भी आए थे, इसका फ्रेमवर्क जो आया था वो 2008 में आया था और फिर इसको रिवीजन इसमें आया था 2015 में। उसको काफी अच्छी कवरेज मिली थी और उसके बाद ही आपकी सबसे पहली कंपनी 2015 में ही जो है वो आई, डॉलमेन माल रीट। तो इसमें पहली कंपनी जो आपकी लिस्टेड हुई है, इसने की ये लिस्ट होते हैं स्टॉक एक्सचेंज में, तो इसमें लिस्टिंग के जरिए आपसे मतलब पैसा जो आईपीओ के जरिए लिया जाता है तो ये लिस्टिंग वहीं होती है। तो उसकी पहली लिस्टिंग हुई थी जो डॉलमेन मॉल की, जो कि कराची में वाकया है, जो एक रेंटल प्रोजेक्ट है, एक बहुत बड़ा मॉल है। एक तो उसमें इसकी इन्वेस्टमेंट हुई है और एक हार्बर फ्रंट है, दूसरी प्रॉपर्टी भी है। इसमें दो प्रॉपर्टीज है जो कि आपके ऑफिसेज है, जो कि ऑफिसेज रेंट आउट हुए हुए, उसकी पूरी बिल्डिंग ऑफिसेज पे मुनहसर है। तो उससे जो इनकम हासिल होती है वो फिर उसके यूनिट होल्डर में तकसीम की जाती है। तो ये तो मैंने आपको बता दिया खालिद साहब कि कब कंपनी बनी और उसमें पहली कंपनी कौन सी आई, उसके बारे में तफसीली आपको मैंने इसके जवाब में आपको इस तमाम चीजें बता दी। अच्छा, हमारे व्यूअर्स जो इस्लामिक प्रोडक्ट पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उनके लिए सवाल है उनकी तरफ से कि क्या ये इस्लामिक प्रोडक्ट कह सकते हैं हम इसको, ये अपॉर्चुनिटी? देखें, मैं अभी किसी रीट के प्रोजेक्ट की बात नहीं कर रहा, एक जनरली रीट की बात कर रहा हूँ। तो जनरली अगर देखा जाए तो ये रीट एक तरह का इस्लामिक मोड ऑफ फाइनेंसिंग ही है, अगर इसमें आपकी रेंटेड प्रॉपर्टीज जो है वो आपके इस्लामिक तर्ज अमल के तौर पर ही उसमें शरई काम अगर हो रहे होंगे तो फिर वो आपकी इस्लामिक की शरअ की इजाजत है। अगर उसी तरह रेंट आउट की जा रही है, उसी तरह सारे काम हो रहे हैं, तो ये इस्लामिक आपका मोड ऑफ फाइनेंसिंग हो सकता है। अब आगे चल के हम आपको बताएंगे जो आपका डॉलमेन मॉल है उसके बारे में हम आगे जाके तफसीली गुफ्तगू करेंगे कि ये इसकी क्या नौइयत है, क्या ये आपका इस्लामिक के म्यूचुअल फंड के टाइप का है या नहीं है, जो कुछ भी इसके बारे में हम आगे आपसे गुफ्तगू करेंगे। इसके बारे में ये भी बताएं आप कि इसको मैनेज किस तरह से करते हैं।
मेरे ख्याल से खालिद साहब इसमें मैनेज करने से पहले ना मेरे ख्याल से हमें रीट की अकसाम बतानी चाहिए कि रीट कितने किस्म के होते हैं। ठीक है। इसमें जैसे मैंने आपको शुरू में थोड़ा सा बताया था कि रीट की जो सबसे पहली किस्म है वो है डेवलपमेंट रीट के, मतलब जिसमें आपकी लैंड ली जाती है, उसमें प्रोजेक्ट अनाउंस किया जाता है, फिर प्रोजेक्ट बनाया जाता है, पूरा डेवलप किया जाता है और फिर उसको सेल किया जाता है। तो उस पर जो इनकम आती है वो आपको डिस्ट्रीब्यूट की जाती है अपने यूनिट होल्डर्स को। दूसरी रीट की किस्म हो जाती है रेंटल रीट। जैसे हमने आपको ये डॉलमेंट माल का बताया कि आपने एक मॉल में इन्वेस्टमेंट कर दी है और फिर उस इन्वेस्टमेंट को आप आईपीओ के जरिए लेके आए, उसमें अपने यूनिट होल्डर्स को ने उसके शेयर खरीद लिए, तो अब उसमें जो इन्वेस्टमेंट हुई हुई है उससे जो रेंटल इनकम आपको हासिल हो रही है, तो उसका जो डिविडेंड आ रहा है आपके पास, उसकी तरह से फिर आपको वो डिविडेंड के तौर पर इनकम डिस्ट्रीब्यूट हो रही होती है। तो आपको दूसरी टाइप हो गई आपकी जो किस्म हो गई रीट की जिसमें आपका रेंटल इनकम आ रही है। तीसरी किस्म एक और भी हो सकती है जिसका तस्करा हमने शुरू में तो नहीं किया था, मगर अब मैं जब अकसाम आपको बता रहा हूँ तो तीसरी किस्म ये होती है, इसमें हाइब्रिड रीट कहा जाता है, जिसमें ये दोनों चीजें मुश्तरका होती है, मतलब उसमें डेवलपमेंट भी हो रही होती है, पहले आप उसको बनाते हैं और फिर उसको रेंट आउट करते हैं। तो एक आपकी ये भी रीट की एक किस्म होती है जिसमें ये आपको इनकम इस जरिए से हासिल हो रही होती है और इसमें इनकम आपको खासी अच्छी भी मिल सकती है, इसलिए कि आप डेवलपमेंट से लेके रेंटल इनकम तक जा रहे होते हैं, तो इसमें आपको अच्छी इनकम मिल सकती है। अच्छा मुस्तफा साहब, बात ये रह गई कि ये मैनेज कैसे हो? जी खालिद साहब, अब हम आ जाते हैं कि किस तरह से मैनेज होता है या इसमें इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। अच्छा, इसमें मैं आपको बता दूं, इसमें भी जैसे आपके म्यूचुअल फंड में हमने पहले भी आपको बताया था, इसमें असेट मैनेजमेंट कंपनी इसमें भी होती है। जो इसका इसमें असेट मैनेजमेंट कंपनी का नाम होता है आरएमसी, रियल एस्टेट मैनेजमेंट कंपनी। तो ये भी एसएससीबी से लाइसेंस याफ्ता कंपनी होती है। तो यही आपका जो रियल एस्टेट के फंड्स होते हैं यही कंपनी लेके आती है, यही अप्रूवल वगैरह सारी लेती है एसएससीबी से और फिर यही आके आपका आईपीओ इशू करके आपसे कलेक्टिव मनी लेती है। और इन प्रोजेक्ट्स में जो आपके हमने पहले बताए, चाहे वो आपकी इन्वेस्टमेंट उसकी वो रेंटल इनकम दे रही हो या वो आपकी डेवलपमेंट लीजिंग करा के उससे इनकम आ रही हो, तो ये इस तरह से वो इन्वेस्ट करती है और आपको रिटर्न देती है। मगर इसके साथ साथ इसमें सबसे बड़ा जो पार्ट होता है वो होता है ट्रस्टी का। जैसे हमने पहले भी आपको म्यूचुअल फंड में भी ट्रस्टी होते हैं, इसमें भी ट्रस्टी होता है जो कि तमाम प्रॉपर्टीज जितनी होती हैं उनकी निगहदाश्त वही करता है। वो ये देखता है कि जितने इसके रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से ये प्रॉपर्टी जो ली गई है वो उसी के नाम पे होती है, ट्रस्टी के नाम पे होती है, और जो इसका पर्पस है वो इसी पर्पस के तहत आरएमसी जो काम कर रही है उसी तरह से उसके फंड वहां पे लग रहे हैं और उनकी इनकम वहां से आ रही है और वो प्रॉपर्ली मैनेज करता है उसको, और उसकी देखभाल का सारी जिम्मेदारी जो होती है वो ट्रस्ट के ऊपर होती है। तो उसमें दो मेन हो गए, एक आरएमसी हो गया असेट मैनेजमेंट कंपनी जो उसकी कहलाती है, और दूसरा हो गया ट्रस्टी, और तीसरा आपका इसमें जो होता है वो आपका इन्वेस्टर ही होता है, जो हम पहले भी बता चुके हैं। तो इन्वेस्टर इसमें इन्वेस्ट करता है। अब ये कि इन्वेस्टर कैसे इन्वेस्ट करता है उसका तरीका हम थोड़ा सा बता दिए कि वो आईपीओ के जरिए आता है, तो आईपीओ वो सब्सक्राइब करता है तो वो शेयर होल्डर आपका बन जाता है। दूसरा तरीका ये होता है कि वो स्टॉक एक्सचेंज से आप डायरेक्टली भी अब भी उसको बाई कर सकते हैं, बाई और सेल उसका हो रहा होता है डेली बेसिस पे। ये कंपनी आपकी लिस्टेड होती है स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, की सेल एंड परचेज किसी वक्त भी कर सकते हैं, जैसे शेयर्स की होती है। साहब ये रीट में इन्वेस्टमेंट के क्या फायदे? खालिद साहब, इसमें रीट में इन्वेस्टमेंट के फवायद जो हैं, इसमें सबसे पहले तो है अफोर्डेबिलिटी, कि इसमें अगर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट खुद रियल एस्टेट में करने जाएंगे तो इसके लिए आपको बहुत ज्यादा सरमाए की जरूरत होती है, फिर कहीं जाके उस पर आपको रिटर्न मिलता है जो कि आम आदमी नहीं कर सकता। कोई भी आप प्रॉपर्टी लेने जाएंगे और उसमें आप रेंटल इनकम उससे लेना चाहेंगे तो उसमें आपको ठीक ठाक इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है। ये जाहिर एक टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड है, तो इसके जो शेयर्स हैं या कहते हैं इसको, तो उसके यूनिट जो मार्केट में दस्तयाब है वो आपको शुरू तो उसका दायरा फेस वैल्यू 10 रुपए की होती है, मगर मार्केट में जो ट्रेड हो रहे होते हैं, जो आजकल जैसे हमने डॉलर माल की बात की, वो आपकी 13-14 के दरमियान में शेयर मार्केट में ट्रेड हो रहा होता है, तो वो लेना बहुत आसान है। तो हर एक आदमी इसको अफोर्ड कर सकता है और जिसके जरिए वो उसकी एक तरह से प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट हो जाती है जो कि वो खुद नहीं कर सकता। तो सबसे पहले तो इसमें अफोर्डेबिलिटी हर एक की हो जाती है। इसमें हम दूसरा जो आपका सबसे ज्यादा बेनिफिट है वो है डाइवर्सिफिकेशन। तो इसमें जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो काफी ज्यादा होती हैं। इसमें आपको ये फायदा होता है कि अगर आपकी कोई भी प्रॉपर्टी अगर रेंट आउट नहीं भी हुई होती है, अगर एक या दो, तो इतनी ज्यादा प्रॉपर्टीज उसमें शामिल होती हैं। जैसे हमने मॉल का तस्करा किया तो उसमें आपको रेंटल इनकम फिर भी काफी हद तक आ रही होती है, तो आपको हमेशा प्रॉफिट हो रहा होता है, उसमें से आपको डिस्ट्रीब्यूशन हो रही होती है। अगर मैं इसको इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट से कंपेयर करूं कि बाद दफा हमने अक्सर औकात देखा है कि आपने
एक शॉप ले ली है और वो शॉप 1 साल तक तो रेंट पे उठी रही और वो टेनेंट पे खाली करके चला गया, अब उसके बाद वो आपका रेंट पे नहीं उठ रही है और 6-6 महीने रेंट पे नहीं उठ रही है या वो रिड्यूस रेंट पे जा रही है, तो आपको ये नुकसान होता है कि आप एक लंबे पीरियड के लिए अपनी इनकम से महरूम हो जाते हैं। तो ये वाले फंड जो होते हैं इसमें आपको ये रिस्क नहीं होता, आपका रिस्क मिनिमाइज हो जाता है। इसमें आपकी एक से ज्यादा प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि रेंट आउट पे भी होती हैं या वो बनाई जा रही होती हैं, बिल्ड की जा रही होती है और फिर उससे इनकम आ रही होती है, तो ये लंबी तादाद में होती है, तो आपका रिस्क इसमें डाइवर्सिफाई हो जाता है। तीसरा अगर मैं इसमें आपका बेनिफिट देखूं तो लिक्विडिटी है। इसमें लिक्विडिटी भी आप जिस वक्त चाहते हैं ये चीज आपके यूनिट्स है वो मार्केट में बिक जाती हैं, तो आप जिस वक्त पैसे की आपको जरूरत होगी तो ये आपके मार्केट में चीज आप बेच सकते हैं और अपना कैश इसमें से निकाल सकते हैं। इसके बनस्बत जो इंडिविजुअल लोग अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो असेट आपका उसी वक्त खड़े खड़े नहीं बिक सकता, अगर आप बेचना चाहेंगे तो उसकी कीमत आपको कम मिलेगी। तो इसका एक फर्क ये भी होता है कि अगर आप यहाँ इन्वेस्टमेंट की है तो ये आपको सेल करके इसमें से आप अपनी रकम किसी वक्त भी निकाल सकते हैं। तीसरा इसमें हाई यील्ड आपकी या हाई रिटर्न होता है, बेनिफिट इसमें आपको रिटर्न ज्यादा अच्छा मिलता है, खासतौर पर जब आपके मार्कअप रेट्स वगैरह गिर रहे हों, वो रेट आपके मार्कअप रेट गिर रहे होते हैं और ये कांस्टेंट आपको इनकम दे रहा होता है, नहीं कि इसकी इनकम जो आ रही होती है वो प्रॉपर्टी से आ रही होती है, वो आहिस्ता आहिस्ता हर साल बढ़ रही होती है। आपका रेंट जो है वो हर साल आपका बढ़ता है, तो इसकी इनकम आपकी ऊपर की तरफ जा रही होती है और मार्कअप रेट नीचे की तरफ आ रहे होते हैं, तो उस वक्त इसमें इन्वेस्टमेंट करना भी खासा फायदेमंद होता है जब आपके मार्कअप के रेट गिर रहे हो। अच्छा मुस्तफा साहब, इसमें कोई रिस्क भी होगा? जाहिर रिस्क तो आपका हर चीज में ही होता है, तो इसमें भी आपका रिस्क तो इसमें बिल्कुल है। 3-4 किस्म के इसमें रिस्क हो सकते हैं इसमें भी। तो सबसे पहला तो आपका जो रिस्क है कि इसकी नेट असेट वैल्यू जो आपकी है यूनिट की ना, तो जाहिर है वो गिर सकती है। जैसे आपके दूसरे म्यूचुअल फंड्स में भी नेट असेट वैल्यू आपकी निकाली जाती है, तो इसमें भी आपकी जो असेट्स की वैल्यू उसकी है, तो मार्केट के रेट्स की वजह से इस वक्त मार्केट में बहुत ज्यादा स्लम्प आ गया हो, तो इसकी प्रॉपर्टी की कीमतें आपकी गिर गई हो, तो जाहिर है फिर इसकी नेट भी गिरेगी, नेट असेट वैल्यू भी इसकी गिरेगी। तो एक रिस्क तो उसका मार्केट रिस्क होता है। अच्छा, दूसरा आपका रिस्क हो गया आपका लिक्विडिटी रिस्क। आप कह सकते हैं कि आपके यूनिट्स जो हैं वो आप बेचना चाह रहे हैं मार्केट में, मगर उस वक्त बायर दस्तयाब नहीं है, मार्केट बुरी तरह डाउन हुई है स्टॉक मार्केट, और आपको उसका बायर नहीं मिल रहा, तो आपको ये हो सकता है रिस्क कि आपको इसको शेयर्स को जो है फोर्सफुली सोल्ड करना पड़े, तो आपको रेट कम कीमत मिलेगी आपको, तो सेल तो हो जाएगा मगर आपको उसकी कीमत कम मिलेगी, तो यहाँ आपको थोड़ा सा नुकसान का अंदेशा हो सकता है। तीसरा इसमें सबसे बड़ा रिस्क जो है वो है आपका लीगल रिस्क। आपकी डॉक्यूमेंटेशन में अगर कोई इशू आ जाता है उस प्रॉपर्टी की, किसी वक्त भी कोई केस फाइल हो जाता है उस प्रॉपर्टी के ऊपर, या कोई ऐसे मसले मसाइल पाकिस्तान में निकल आते हैं, जनरली हमने देखा है कि आपकी डॉक्यूमेंटेशन में रिस्क आ जाता है कोई, तो एक ये रिस्क भी इसमें आ सकता है कि किसी वक्त उस पर कोई और क्लेम ना प्रॉपर्टी के ऊपर आ जाए, तो एक सबसे बड़ा रिस्क इसमें ये भी होता है। हाँ, लेकिन बहुत कम होता है। ज़ाहिर है जब आपने ट्रस्टीज ने के सब चीज होती है, मगर हमारे पाकिस्तान में ये बाज़ाफ़ा हो जाता है कि आप सब कुछ भी कर लेते हैं, कोई पर्सनल भी बाई करते हैं, आप हर चीज उस पर कर लेते हैं, मगर कोई न कोई बाज़ाफ़ा कोई केस आ जाता है, तो ये रिस्क है, मगर जनरली ये रिस्क बहुत कम होता है, मगर हो सकता है। तो मैंने आपको ये रिस्क भी सारे बता दिए इसके, और बेनिफिट भी सारे आपको बता दिए। अच्छा मुस्तफा साहब, ये ओवरसीज पाकिस्तानी भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं? जी बिल्कुल, ओवरसीज पाकिस्तानी भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जैसे स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू वो भी इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और किसी वक्त भी यूनिट्स खरीद सकते हैं और किसी वक्त भी यूनिट्स बेच सकते हैं। इसमें कोई इस पर पाबंदी, ओवरसीज के लिए कोई पाबंदी नहीं, किसी वक्त भी कर सकते हैं। अच्छा, इसमें टैक्स का क्या है? अच्छा खालिद साहब, इसमें आपको टैक्स के बारे में बता दूं। जाहिर है ये आपकी एक तरह से यूनिट्स हैं जो आपको शेयर मार्केट में दस्तयाब होते हैं, तो इसमें आपको दो तरह का प्रॉफिट, जैसे हमने पहले भी तस्करा किया, एक तो ये है कि आपका डिविडेंड इनकम इस पे आ रही होती है। इसमें जर्नली जो है ना आपको क्वार्टरली ही डिविडेंड दे रहे होते हैं या ईयरली डिविडेंड दे रहे होते हैं। जनरली आपको क्वार्टरली डिविडेंड मिल रहा होता है, हर 3 महीने में आपको जो आपके एसेट मैनेजमेंट कंपनीज हैं वो डिविडेंड दे रही होती है। तो आपको डिविडेंड पर टैक्स वो ये 15% आपको टैक्स लगता है डिविडेंड के ऊपर। आपको जो भी इस पर डिविडेंड मिलेगा उसमें 15% टैक्स कटेगा। ऐसे ही आपका कैपिटल गेन टैक्स है, तो जैसे हमने आपको पहले बताया था कि इस पे भी आपका 15% टैक्स लगता है कैपिटल गेन के ऊपर। तो
तो आपको फिर 6 साल के बाद ये आपका 0 हो जाता है। तो इसमें भी आपका 15% ही है, तो दोनों चीजों पे आपको 15% का टैक्स देना पड़ेगा, कैपिटल गेन पे भी और डिविडेंड पे भी आपको फर्स्ट ईयर पे 15% टैक्स होगा। अच्छा मुस्तफा साहब, आपने टैक्स की 15% की बात की, तो जरा इसको और डिफाइन करें, फाइलर और नॉन फाइलर में क्या रेट होगा? इसमें आपको अगर नॉन फाइलर है तो आपकी डिविडेंड इनकम जो है वो 15% से बढ़ के 30% हो जाएगा नॉन फाइलर के लिए, और कैपिटल गेन टैक्स जो है वो 15% से बढ़ के 30% हो जाएगा, और कैपिटल गेन में भी आपको डबल हो जाएगा और यहाँ पे भी आपका रेट डबल हो जाएगा। तो बेहतर ये है कि आप फाइलर बने ताकि ये रेट आपका 15% फॉर दी फाइलर है। जी बिल्कुल। अच्छा मुस्तफा साहब, ये जो डॉलर माल की इनकम है ये टैक्सेबल है? खालिद साहब, इसमें मैं आपको बताना चलूं कि डॉलर माल रीट की इनकम अगर वो अपना 90% इनकम को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है तो टैक्सेबल नहीं है। अगर वो 90% से कम करेगा तो टैक्सेबल होगी। जनरली जो भी रीट पाकिस्तान में है वो 90% या उससे ज्यादा जो है वो अपने इनकम को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं डिविडेंड की सूरत में, तो वो टैक्सेबल नहीं होते। तो इसमें कंपनी को ये फायदा होता है कि उसकी जितनी इनकम होती है वो पूरी की पूरी तकरीबन आपकी जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, तो डबल टैक्सेशन इसमें नहीं होता जैसे और कंपनीज में होता है कि कंपनी को खुद भी टैक्स लग रहा होता है और फिर जब वो डिविडेंड देती है तो डिविडेंड पे भी टैक्स कट रहा होता है। इसमें सूरत हाल ये है कि कंपनी 90% जब डिस्ट्रीब्यूट कर देगी तो उसकी इनकम पर टैक्स नहीं लगेगा। हाँ, जब वो डिविडेंड दे रही है तो वहां टैक्स लग रहा है, तो उसमें आपको सिंगल टैक्स लग रहा है, डबल टैक्सेशन वाला काम नहीं हो रहा कि कंपनी में टैक्स लग रहा है और डिविडेंड की इनकम पे भी टैक्स लग रहा है। तो ये इसमें फायदा है और शेयर होल्डर को ये फायदा है कि टोटल उसकी तकरीबन इनकम जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, तो आपको हैंडसम डिविडेंड इसमें आपको मिल जाता है। अच्छा, दूसरा ये पूछना है कि ये जो रीट प्रॉपर्टी है इनकी वैल्यूएशन किस तरह होती है? देखिए, रीट की प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन का जो रूल्स है उसमें ये है कि जो भी लिस्टेड रीट है उसको आपकी वैल्यूएशन जो है अप्रूव्ड वैल्यूअर से हर 6 महीने बात करानी है। तो हर 6 महीने बाद इसकी वैल्यूएशन होती है और वो अकाउंट फॉर की जाती है। तो आपकी जो, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इसका जो 90% की डिस्ट्रीब्यूशन होती है इनकम की, वो जो है वो रियलाइज्ड इनकम की 90% डिस्ट्रीब्यूशन है। तो इसमें भी जो आपकी वैल्यू बढ़ती है तो वो अकाउंट फॉर तो कर दी जाती है, मगर वो जो प्रॉफिट है वो अनरियलाइज्ड कहलाता है। तो इसकी वजह से वो डिस्ट्रीब्यूट तो हो नहीं सकता, जाहिर है उसका कैश उनके पास आया ही नहीं होता है। तो जो रियलाइज इनकम होती है उसका 90% आपको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है। तो वैल्यूएशन इसकी मैं दोबारा रिपीट कर दूं तो हर 6 महीने बाद इसकी वैल्यूएशन की जाती है, तो जो कि अकाउंट्स में आपको नजर आती है कि हर 6 महीने बाद इसकी वैल्यूएशन होती है। तो और इस वैल्यूएशन के नतीजे में जनरली आपकी नैव जो है वो बहुत ज्यादा बड़ी भी होती है बनिस्बत इसके जो कि आपकी ट्रेडेड प्राइस है, जो आपकी जिस प्राइस पे वो ट्रेड हो रहा होता है उससे वो काफी ज्यादा नैव आ रही होती है। तो या एक तरह से आपको डिस्काउंट पे ट्रेड हो रहा होता है, इसका शेयर जो है वो डिस्काउंट पे ट्रेड हो रहे होते हैं। कई दफा आपने नैव का जिक्र किया, नेट एसेट वैल्यू का, तो इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दें। नेट एसेट वैल्यू जैसे नाम से जाहिर है, नेट एसेट वैल्यू के आपका टोटल नेट एसेट्स जितने हैं उसको डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स, उसके जो उससे डिवाइड कर दिया जाता है तो नेट एसेट्स निकल जाती हैं। और नेट एसेट्स किस तरह निकलती हैं कि आपके टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटी, आप माइनस कर देंगे तो नेट एसेट आ जाएगा, और नेट एसेट को आप डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स करेंगे तो आपकी नेट एसेट वैल्यू निकल आएगी पर यूनिट की। अच्छा मुस्तफा साहब, कितनी कंपनियां हैं जो रीट की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है? रीट की आपके पास इस वक्त हाँ बस 2 ही कंपनियां लिस्टेड है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में। 2 कंपनियां हैं, एक डॉलमेन मॉल रीट के नाम से है और एक आपकी ग्लोब रेजिडेंसी रीट के नाम से है। 2 ये कंपनियां इस वक्त पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है। अच्छा, ये जो ग्लोबल ये डॉलमेन रीट जो है ये कौन सा एरिया है इसका? खालिद साहब, ये आपका कराची में डॉलमेन मॉल क्लिफ्टन जो है वो इसमें कवर हो रहा है, और एक इसमें हार्बर फ्रंट की प्रॉपर्टी है वो भी क्लिफ्टन पे है जो कि कमर्शियल प्रॉपर्टी है, इसमें ऑफिसेज हैं, एक वो है इसमें। इन दोनों में से जो रेंट आ रहा है उसकी इनकम जो हो रही है वो आपके यूनिट होल्डर्स को तकसीम की जा रही है डिविडेंड की सूरत में। अच्छा मुस्तफा साहब, ये जो डॉलमेन मॉल और ग्लोबल रेजिडेंसी ये 2 रीट हैं, तो इनमें से किसी एक के फाइनेंशियल पे कुछ थोड़ी सी मालूमात हो सकती है या रोशनी डालें उसके ऊपर? चले खालिद साहब, आपकी ये ख्वाहिश पूरी कर देते हैं। इसमें हम जो डॉलमेन मॉल रीट जो है ना उसके जो तफसीली फाइनेंशियल्स है उस पर बात कर लेते हैं। जो भी है इसलिए कि वो सबसे पुराना वही है है और जो उसका लेटेस्ट डेटा हमें अवेलेबल है इस पे
बात कर लेते हैं। जैसे मैंने आपको शुरू में बता भी दिया था इससे कि इसमें आपके दो प्रोजेक्ट आते हैं, एक है डॉर्मन मॉल सिटी का प्रोजेक्ट जितना है जो कि एक मॉल है, और दूसरा है हार्बर फ्रंट जो कि कमर्शियल ऑफिसेस का प्रोजेक्ट है, और ये दोनों प्रोजेक्ट कराची में वाक़ हैं और दोनों बीच के साथ है। तो एक बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी है क्लिफ्टन बीच के साथ ही है आपके, तो ये बहुत अच्छी प्रॉपर्टीज हैं दोनों, और जिनकी ऑक्यूपेंसी तकरीबन 98% है। तो इससे जो भी आपकी रेंटल इनकम आ रही है वो आपके शेयर होल्डर्स में 90% रियलाइज इनकम जो है वो आपकी डिस्ट्रीब्यूट की जा रही है। तो इसमें सबसे बड़ा फायदा जो मैं आपको बता दूं, रेंट आपका ईयरली बेसिस पे आपका इंक्रीज हो रहा होता है। तो इसमें जब हमने इसको एनालाइज किया तो इसका रेंट आपका हर दफा बढ़ रहा है, तो ये आपका बेनिफिट है कि आप इसमें हर दफा इसमें ग्रोथ हो रही है। इसको अगर मैं आपको बताऊं तो 2018 से मैंने इसका डेटा लिया है, तो इस डेटा को अगर मैं देखूं तो इसकी अर्निंग पर शेयर जो थी 2018 में ₹2.27 थी, फिर 2019 में ये ₹3.09 हो गई, फिर 2020 में ₹3.65 हो गई, फिर 21 में ये बढ़ के ₹3.87 हो गई, 22 में ये ₹4.39 हो गई, और 23 के में ये आगे ₹4.18 थी, थोड़ी सी कम हुई है। और अब दिसंबर 2023 तक का जो इसका डेटा अवेलेबल है तो इसमें 6 महीने की है, ये दिसंबर की ₹2.33 हो गई है। अगर हम इसको एनुअलाइज कर लेंगे तो ये इससे डबल हो जाएगी, तो फिर ये ₹4 आपके 66 के करीब हो जाएगी। अच्छा, इस डॉर्मन मॉल में सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि ये आपको क्वार्टरली डिविडेंड दे रहा होता है। इसके चारों क्वार्टर में आपको डिविडेंड की पेमेंट आ रही होती है। तो आप अगर चाहते हैं कि अपनी कोई ऐसी स्कीम में इन्वेस्टमेंट करें जहां आपको जल्दी जल्दी इनकम हासिल होती रहे, तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो आपको ये क्वार्टरली डिविडेंड पे कर सकता है, जिससे आप अपने घरेलू अखराजात अगर करना चाहते हैं तो वो लोग इसमें आराम से इन्वेस्टमेंट करके डिविडेंड की सूरत में अपने क्वार्टरली रिटर्न ले सकते हैं। अच्छा, इसमें मैं आगे अब आपको बताऊं कि ये इनकम जो है ये शरिया कंप्लायंट है, ये इस्लामिक रीट है, और इसमें इन्वेस्टमेंट करना शरिया के लिहाज से बिल्कुल ठीक है। इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें आपको शरिया एडवाइजर की रिपोर्ट भी मिल जाएगी, जो कि हम अपने इस वीडियो में लगा भी रहे हैं, जो आपकी स्क्रीन पे आ जाएगी। ये हम इंग्लिश में भी लगा रहे हैं, उर्दू में लगा रहे हैं, ताकि आप इसको पढ़ सकें कि ये आपके शरिया कंप्लायंट इन्वेस्टमेंट है। इसमें आपको जो भी रिटर्न हासिल हो रहा है वो शरिया कंप्लायंट है। अच्छा, इसमें अगर हम आगे अब चलते हैं तो इसमें मैं आपको ये भी बताता चलूं कि ये जो प्रोजेक्ट है ये आया था आपका 2015 में लिस्टेड हुआ था। तो इसमें आपका दूसरी चीजें हैं, अगर इसका करंट फाइनेंशियल्स को डिस्कस कर लूं तो उसमें अभी जो आपका आ रहा है दिसंबर 2023 को अगर मैं डिस्कस करूं तो इसमें जो आपकी इनकम आ रही है वो आई है टोटल ₹2.33 की। जैसे मैंने अभी आपको बताया, तो इसमें रियलाइज इनकम जो है ₹1.02 की है, और अनरियलाइज इनकम इसकी जो है वो ₹1.31 की है। तो अब हम नेफ में बात कर लेते हैं डॉर्मन मॉल रीट की, जो आपके नए फाइनेंशियल आए हैं, जो कि 31 दिसंबर 2023 में जो इनकी अब नैव है वो अब बढ़ के हो गई है 32.58, जो कि इनकी जून में थी 31.25। तो अब इसमें तकरीबन 1.33 का जो इजाफा हो गया इसकी नैब में। और इसकी आजकल अगर आप प्राइस देखें तो इस वक्त जो इसकी प्राइस तकरीबन चल रही है ₹13.85। तो अराउंड ये आपको अभी भी 42% डिस्काउंट पे मिल रहा है। तो इस वक्त इसकी परचेजिंग जो है आपको डिस्काउंट के रेट पे आपको ये शेयर मिल रहा है इस वक्त। अच्छा, इसकी अर्निंग पर शेयर जो है वो आपको हमने शायद पहले भी बताइए कि इसकी जो दिसंबर की अर्निंग पर शेयर है वो ₹2.33 है। तो इसकी हम अगर एनुअलाइज निकालते हैं तो 2 क्वार्टर्स की जो है वो ₹2.33, एनुअलाइज अगर इसकी हम निकालते हैं तो वो ₹4.66 पड़ जाएगी। और इसकी अगर हम लास्ट इसकी जो जून 2023 के फाइनेंशियल जो है उसमें इसकी एनुअलाइज जो अर्निंग थी वो ₹4.18 की थी। तो इसकी अर्निंग में भी जो है इजाफा हुआ है। तो और इसकी अगर हम बात करें प्राइस रेंज का, जो इसकी प्राइस रेंज रही है आपके जुलाई से लेके 31 दिसंबर तक की प्राइस में, अगर इसमें जो हाईएस्ट रेट रहा है वो 13.98 रहा है, लोएस्ट जो रहा है वो 13.46 रहा है, और एवरेज प्राइस इसकी 13.72 रही है। और इसमें अगर हम इसी तरह से इसकी जैसे हमने बात की थी अर्निंग की, तो इसकी अगर हम टोटल देखें तो ये तकरीबन आपका फेस वैल्यू पे इसकी 20% की इनकम हो जाएगी। तो अगर आप यील्ड इसकी हम निकालें, डिविडेंड की यील्ड जो आपकी आएगी तो ये आपकी तकरीबन आ जाएगी 14.44% की। ये मैं आपको बात कर रहा हूँ अभी की दिसंबर के फाइनेंशियल्स के जो आए। और इसी को अगर हम कंपेयर करें
30 जून 2023 से, तो उस वक्त इसकी यील्ड थी 13.23%। अच्छा, इसका पी रेशियो पे अगर हम बात करें तो उसका पी रेशियो जो अभी है वो आपकी दिसंबर की बेसिस पे इसका जो पी रेशियो निकल रहा है वो 2.97 निकल रहा है, और जून की बेसिस पे इसका जो पी रेशियो है वो 3.27 है। तो इसमें आप पी रेशियो भी इसका अच्छा हो गया है इस वक्त आपको, इसलिए इसकी अर्निंग बढ़ गई है। एनुअलाइज अर्निंग जो आपकी आएगी तो वो अब जब बढ़ जाएगी तो उसकी वजह से इसका पी रेशियो भी आपका कम हो गया है। तो इसी तरह इसका अगर प्राइस का देखें, जो लास्ट आपके 30 डेज में भी अगर इसकी प्राइस को हम देखते हैं तो इसका जो लोएस्ट रहा है वो 13 रुपए 50 पैसे रहा है, और हाई जो इसका लगा है वो 13.98 रहा है। तो इन सारी चीजों को देखते हुए जो हमें सूरत-ए-हाल लगती है तो इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ये आपकी शरिया कंप्लाइंट कंपनी है। हाँ, मैं आपको ये बताता चलूं कि ये माल में काफी लोगों का आना जाना है, इसमें आपकी इनकम भी अच्छी होगी और आइंदा भी ये बढ़ती रहेगी। तो इसमें अगर आप चाहें तो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, मगर ये हमारा अपना एक जाती ख्याल है। आप अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से इस पर जरूर मशवरा करें कि वो आपको इसके बारे में क्या बताते हैं। तो ये एक बेहतर इन्वेस्टमेंट हो सकती है, खासतौर पर इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक हलाल इनकम है। और इसमें मैं आपको एक चीज और बताना चलूं कि जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट या मार्केट रेट आपके गिरते चले जाएंगे तो इसमें रिटर्न बेहतर होता चला जाएगा। अभी अगर आपको जो जनरली आपका डिस्काउंट रेट तो 22% है, मगर आपको जनरली जो आपको एसएससी, डीएससी या दूसरी प्रोडक्ट्स नेशनल सेविंग सेंटर के या म्यूचुअल फंड जो भी ऑफर कर रहे हैं वो आपके 18, 19, 19.5% के हिसाब से ऑफर कर रहे हैं। मगर जो रेट गिरने का सिनेरियो आगे नजर आ रहा है, तो अगर वो रेट गिरेंगे और वो भी 14, 15, 16% पे आ जाते हैं तो इसमें जो आपका रिटर्न अभी हमें यील्ड निकाली है 14.5% के अराउंड जो निकल रही है, अगर ये आप कैश डिविडेंड जो आपको मिल रहा है क्वार्टर के हिसाब से 0.5%, अगर आप इसको भी री इन्वेस्ट करते हैं तो आपकी यील्ड बढ़ जाएगी। तो ये आपकी 15, 15% तक भी हो सकती है। अगर आप डिविडेंड को ज़ाहिर आपको क्वार्टरली दे रहे हैं तो वहां आपको री इन्वेस्ट कर दे, वहां आपको ईयरली बेसिस पे आपको चीजें रिटर्न मिल रही होती है, तो उस हिसाब से आपका ये भी एक बेहतर इन्वेस्टमेंट हो सकती है आगे के वक्त में, जब इंटरेस्ट रेट आपके गिर रहे होंगे, नीचे आ रहे होंगे, यहाँ आपकी रेंटल इनकम बढ़ रही होगी। तो खालिद साहब, मैंने आपको इसमें तफसीली जायजा गवर्नमेंट माल का जितनी चीजें जरूरी हैं वो सब आपको बता दी हैं। चीजें तो और भी बहुत सारी हैं, तो इसके लिए आप चाहें तो इसकी बैलेंस शीट का रिव्यू खुद भी आप कर सकते हैं। एनुअल बैलेंस शीट में आपका बहुत तफसीली इसमें तमाम चीजें दी गई हैं, तो उसको भी देखा जा सकता है। मुस्तफा साहब, इसका ट्रस्टी कौन है? खालिद साहब, इसका ट्रस्टी सीडीसी ट्रस्टी है, जो कि और चीजों के भी ट्रस्टी हैं, तो इस डॉलरवाल रीट का ट्रस्टी भी सीडीसी ट्रस्टी है। अच्छा, इसकी मेजर होल्डिंग किसके पास है और इसका चेयरमैन कौन? इसका चेयरमैन आरिफ हबीब साहब हैं और इसकी मेजर होल्डिंग भी आरिफ हबीब ग्रुप ऑफ कंपनीज जो है उन्हीं के पास है, जो कि एक बहुत मशहूर बिजनेसमैन है। और इसमें रीट में अभी उन्होंने ही काम शुरू किया है, इनकी एक और रीट भी लिस्टेड है, और ये पहली रीट जो थी डॉलरवाल रीट थी, और एक रीट इनकी जो है और भी मौजूद है स्टॉक एक्सचेंज में, वो भी लिस्टेड है। अगर कभी मौका लगा तो हम आपको उसके बारे में भी बताएंगे। तो इस वक्त अब हम अपनी इस वीडियो का इख्तिताम करते हैं इसी मैसेज के साथ कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के निशान को जरूर प्रेस करें और इस वीडियो को लाइक करें और लोगों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि लोग इससे बेनिफिट उठा सकें। इसी के साथ हम खुदा हाफिज।